सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 जून 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे समंदर में अमरीकी डिस्ट्रॉयर शिप पर ईरान का बड़ा हमला, पहली बार किया जंगी जहाज पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ठोकने का दावा, बेरूत पर हमले का डर, ईरान बोला हम हैं तैयार, दोबारा शुरू होगी फुल स्केल जंग। सऊदी अरब और IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी की हलचल भरी मुलाकात, क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर ताकत के नए बैलेंस की रखी जा रही बुनियाद। सीज फायर के दावों के बीच गजा में मई का महीना रहा सबसे खूनी, मलबे के ढेर में तब्दील हुआ शहर, 119 फलस्तीनी शहीद। और इन खबरों के अलावा देखिए, क्या कुवैत एयरपोर्ट पर तबाही का जिम्मेदार है अमरीकी पैट्रियट सिस्टम, और आखिर सैटेलाइट तस्वीरों से किस अमरीकी एयरबेस पर मची तबाही की खुल गई पोल। हेडलाइन से आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ईरान ने अपने ऊपर हो रहे लगातार हमलों से आजिज आकर अमेरिका के एक वॉरशिप पर हमला बोल दिया है। इस वॉरशिप पर या इस डिस्ट्रॉयर पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ईरान के मिसाइल और ड्रोन का असली टारगेट थे। 4 जून की ये सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है, जिसके बाद इलाके में टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सीज फायर के दौरान इस तरह का ये पहला और सीधा हमला बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओमान सी में ओमान के समंदर में मौजूद एक अमरीकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ये कार्रवाई उन अमरीकी हमलों के जवाब में की गई जिनमें ईरानी कमर्शियल जहाज़ों को टारगेट बनाया गया था। उधर ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने 4 जून की रात इस हमले के वीडियो को जारी किया। आप देख रहे हैं वो वीडियो, और वीडियो जारी करके IRIB ने कहा कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर यानी जंगी जहाज़ पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही उनका टारगेट था। ईरानी मीडिया का कहना है कि यही सेंटर इलाके में रीजन में अमरीकी मिलिट्री ऑपरेशंस को डायरेक्ट कर रहा था। यानी ईरान जंगी जहाज़ नहीं, बल्कि उन जहाज़ों को हुक्म देने वाले सेंटर को ही समंदर में ठोकने का दावा कर रहा है। दोस्तों, अगर ईरानी मीडिया के दावे सही साबित होते हैं तो इसका मतलब होगा कि टकराव एक नए और कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां दोनों मुल्क सीधे एक दूसरे के अहम मिलिट्री एसेट्स को निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि इस खबर को 4 जून की सबसे अहम और सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स में से एक माना जा रहा है, क्योंकि ईरान ने खुद दावा किया है और बाकायदा हमले का वीडियो भी जारी किया है। लेकिन खबर तब तक अधूरी है जब तक दूसरी तरफ का पहलू ना लिया जाए। पहलू आ गया इस दावे के बाद, देर रात आया, 3 और 4 जून की रात। अमरीकी मिलिट्री की सेंटकॉम ने एक बार फिर ईरान के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान में अमरीकी नेवी के डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाने के ईरानी दावे पर सेंटकॉम ने सिर्फ 3 लफ्ज़ों में जवाब देते हुए कहा, ईरान झूठ बोल रहा है। मिडिल ईस्ट में मिशन चलाने वाली अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड का साफ तौर पर कहना है कि समंदर में मौजूद अमरीकी एसेट्स, अमरीकी साजो सामान पूरी तरह से महफूज हैं, बिना किसी रुकावट के अपना काम कर रहे हैं। अमरीकी जहाज़ और फाइटर जेट्स हमेशा की तरह रूटीन के मुताबिक उड़ान भर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी मिलिट्री ने साफ किया कि ना तो कोई नुकसान हुआ है, ना कोई काम रुका है, और ना ही किसी डिस्ट्रॉयर पर कोई हमला हुआ है। दोस्तों, अगर इस पूरे मामले को देखें तो एक ख़ास पैटर्न नज़र आता है। ईरान की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि उसने अमरीकी फ़ौज के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर यानी बहरीन में, जो हेडक्वार्टर है अमरीकी नेवी का, उसे एक अमरीकी एयरबेस और समंदर में मौजूद जंगी जहाज़ को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ अमेरिका इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। दोनों तरफ से चल रही इस बयानबाजी से साफ है कि इस इलाके में सिर्फ हथियारों की जंग नहीं, बल्कि एक बड़ी इंफॉर्मेशन वॉर यानी एक साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रही है, जहां दोनों मुल्क एक दूसरे के दावों को गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई हैं, आगे देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक दंदनाती हुई खबर लेते हैं। ईरान ने खुद से फुल स्केल जंग छेड़ने की धमकी दे डाली है। ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगर बेरूत पर हमला हुआ तो एक मुकम्मल जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने ही ये बयान दिया है और कहा है कि लेबनान और ईरान की फाइल अब एक दूसरे से जुड़ चुकी है, इसलिए जंग रुकेगी तो दोनों जगह रुकेगी, और अगर किसी एक मोर्चे पर, किसी एक महाज पर फिर से जंग शुरू हुई तो उसका असर
दूसरे महाज पर, दूसरे फ्रंट पर भी दिखाई देगा। अब्बास अरागची ने 3 जून की रात अल मायदीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर इसराइल लेबनान की कैपिटल बेरूत पर हमला करता है तो नतीजा जंग की वापसी होगा, यानी ईरान जंग छेड़ देगा। उन्होंने कहा कि ईरान की फोर्सेस किसी भी वक्त दोबारा हमला शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसराइल के कब्जे वाले इलाकों पर बेहद भारी हमले किए जा सकते हैं। बताइए, अब्बास अरागची ये कह रहे हैं। अरागची के मुताबिक अमेरिका के साथ पैगामों का सिलसिला पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और बेरूत पर हमले रोकने की ज़रूरत को लेकर बातचीत भी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बातचीत में कोई ऐसा नतीजा सामने नहीं आया जिसे हकीकी डेवलपमेंट, जिसे हकीकी पेशकदमी कहा जा सके। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, किसी भी नई बातचीत या मेज़ पर वापसी के लिए कुछ बुनियादी बातें ज़रूरी हैं। इनमें ईरानी आवाम के हुकूक का एहतराम, लेबनान में जंग का ख़त्म होना और पूरे रीजन में टेंशन का कम होना शामिल है। दोस्तों, अब्बास अरागची के बयान से साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान फ़िलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि वो कह रहा है हम खुद जंग छेड़ देंगे, तुम आओ बेरूत पर हमला करने। ईरान ये पैगाम दे रहा है कि अगर लेबनान में लड़ाई बढ़ी तो उसका जवाब सिर्फ लेबनान तक महदूद नहीं रहेगा। दोस्तों, ईरान की कुछ और अहम खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और बड़ी खबरें बीच में सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये खबरें पीछे रह जाती हैं और लोग जल्दी निकल जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। 3 जून की रात सऊदी अरब में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हुई एक मुलाकात कई इशारे दे रही है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिडिल ईस्ट की जंग और रीजनल पावर बैलेंस एक साथ चर्चा में हैं। दोस्तों, सऊदी अरब और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ के बीच हुई ये मुलाकात सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं मानी जा रही। ऐसे वक्त में जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया की सबसे बड़ी फाइलों में से एक बना हुआ है, IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी का रियाद पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। 3 जून की रात मुलाकात हुई है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान और IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने ईरान की सूरत हाल और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन से जुड़े मसलों पर बात की। खुद ग्रॉसी ने कहा कि ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई है और ऐसे मसलों में डिप्लोमेसी की अहमियत बरकरार है। इसके साथ ही ग्रॉसी ने सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान से भी मुलाकात की और सऊदी अरब के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात की। दोस्तों, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरब अब अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है और IAEA उसके साथ मिलकर काम कर रही है। सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने या इलाज करने की थेरेपी वगैरह या एक्सरेज वगैरह में के लिए करना है। यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान भी यही कहता है, यही हम करना चाहते हैं। अमेरिका कहता है तुम बम बना रहे हो। ग्रॉसी ने सऊदी अरब की ट्रांसपेरेंसी की तारीफ भी की और कहा कि पूरा प्रोग्राम अमन और सेफ्टी और इंटरनेशनल उसूलों के मुताबिक आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी एक तरफ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह बना हुआ है, दूसरी तरफ सऊदी अरब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनेशनल निगरानी के तहत आगे बढ़ा रहा है। अब सवाल ये है, ये सब तो सादा खबरें थी, अब सवाल ये है कि क्या रियाद और IAEA की ये बढ़ती नज़दीकी सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तक महदूद है या फिर मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर ताकत के नए बैलेंस की कोई बुनियाद रखी जा रही है। इस वक्त में जब ये मुलाकात होती है तो इस तरह का सवाल उठता है। एक और बड़ी खबर सुनिए। बड़ी खबर ये है कि गज़ा में हालात एक बार फिर से तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और मई 2026 इस साल का सबसे खूनी महीना बन गया है। महीना ख़त्म हो गया, किस्सा ख़त्म नहीं हुआ। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक मई के दौरान इसराइली हमलों में कम से कम 119 फ़लस्तीनी मारे गए, जो 2026 में किसी भी महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा पर इसराइली बमबारी लगातार तेज़ हो रही है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की सरपरस्ती में हुआ सीज़फायर 7 महीने बाद भी ज़मीन पर लोगों को राहत देने में नाकाम दिखाई दे रहा है। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि मारे गए लोगों में कम से कम 19 बच्चे और 10 औरतें भी शामिल थी। कितने बुज़दिल हैं वो लोग जो औरतें बच्चों को मारते हैं। दोस्तों, ये आंकड़े ऐसे वक्त सामने आए हैं जब गज़ा में लगातार नए हमले, इमारतों की तबाही और लोगों की बेदखली की खबरें आ रही हैं। यानी सीज़फायर के दावों के बावजूद गज़ा में मौतों का सिलसिला रुकता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मई के आंकड़े बता रहे हैं
कि हालात पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। अब सुनिए दो अहम खबरें ईरान से रिलेटेड हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले और उसमें एक भारतीय की मौत के बाद अब ईरान ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। ईरान का कहना है कि कुवैत एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल को जो नुकसान पहुंचा वो किसी ईरानी मिसाइल या ड्रोन की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की गलती की वजह से हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये कुवैत एयरपोर्ट पर हुई तबाही की तस्वीरें हैं दोस्तों। 4 जून की रात ईरान की न्यूज़ एजेंसी इसना ने IRGC के स्पोक्समैन के हवाले से दावा किया कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल की तबाही अमरीकी पैट्रियट सिस्टम की नाकामी का नतीजा थी। IRGC के मुताबिक पैट्रियट सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा और उसके बाद उसी सिस्टम की एक मिसाइल जाकर पैसेंजर टर्मिनल से टकरा गई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों याद रहे कि कुवैत की हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि एयरपोर्ट पर हुए हमले में 60 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं और एक इंडियन सिटीज़न की मौत भी हुई है। शुरुआती रिपोर्ट्स में इस हमले को ईरान और अमेरिका के बीच हुए ताज़ा टकराव से जोड़कर देखा गया था। हालांकि ईरान ने ये माना कि उसने कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर हमला किया है, जिससे वहाँ नुकसान भी हुआ है, लेकिन सिविलियन एयरपोर्ट पर हमला नहीं किया। ईरान का दावा है कि एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ उसकी मिसाइल नहीं, बल्कि अमेरिका का अपना डिफेंस सिस्टम था। यानी एक तरफ कुवैत और उसके साथी ईरान पर उंगली उठा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान इस नुकसान की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम पर डाल रहा है। यानी दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी जारी है। हाँ, इसमें अमेरिका का रुख लेना ज़रूरी है। सेंट्रल कमांड ने कल रात ट्वीट किया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने पढ़ा है कि ईरान झूठ बोल रहा है। फिर उसने कहा कि सिविलियन एयरपोर्ट पर हिट करने वाली मिसाइल ईरान की ही थी। अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मेल फंक्शन नहीं हुआ, वो अपना रास्ता नहीं भटका, हमारा कोई इंटरसेप्टर उस एयरपोर्ट पर नहीं गिरा। ये ईरान था जिसने हमला किया, 60 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया, एक इंडियन की जान ले ली। ये अमेरिका का बयान है, अमेरिका की मिलिट्री की सेंट्रल कमांड का। अब एक और ख़बर सुनिए। ईरान के जवाबी हमले के बाद अब कुवैत में मौजूद अमेरिका के अली अल सालेम एयरबेस से एक बड़ी खबर सामने आई है। नई सैटेलाइट इमेजेस में ये दावा किया गया है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इस बेस का एक अहम हिस्सा तबाह हो गया। सामने आई तस्वीरों के मुताबिक कुवैत में मौजूद अमरीकी अली अल सालेम एयरबेस पर एक ड्रोन हैंगर या फाइटर जेट का हैंगर पूरी तरह बर्बाद हो गया। दावा किया जा रहा है कि ये नुकसान उसी जवाबी हमले में हुआ जिसे ईरान ने अमेरिका की ताज़ा कार्रवाई के बाद 3 जून की सहर में अंजाम दिया था। ईरानी मीडिया का दावा है कि कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी माना है कि ईरान ने क्रूज़ मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए उन ठिकानों पर हमले किए थे। कुवैत ने कल कहा था कि हमने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए, कुछ ने हिट कर दिया और नुकसान हो गया। यानी अब एक तरफ कुवैत एयरपोर्ट को पहुंचे नुकसान को लेकर बहस चल रही है, दूसरी तरफ सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से ये दावा भी सामने आ रहा है कि अमरीकी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। अब सवाल ये है कि अगर ये तस्वीरें और दावे साबित सही हो जाते हैं तो क्या अमेरिका इस हमले का नया जवाब देगा या फिर दोनों तरफ से बढ़ती कार्रवाई मिडिल ईस्ट को एक और बड़ी जंग की तरफ धकेल देगी? क्या होगा पता नहीं। एक और खबर सुनिए। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को सीधा पैगाम देते हुए कहा है कि अब ईरान को धमकी देकर फ्री में बच निकलने का दौर ख़त्म हो चुका। तेहरान का कहना है कि हालिया जंग में जो कुछ हुआ उसने ये साबित कर दिया कि अब ईरान के खिलाफ हर कदम की कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने इमाम रूहुल्लाह खुमैनी की बरसी के मौके पर जारी अपने पैगाम में कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ हालिया टकराव ने यह दिखा दिया कि अब ईरान को बिना नतीजे भुगते धमकाना मुमकिन नहीं रहा, कि अगर आप धमकाओगे ईरान को नतीजे भुगतने होंगे। फिर गालिबाफ ने कहा कि इमाम खुमैनी हमेशा ईरान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इज़्ज़त की बात करते थे और अमेरिका को ईरानी आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे।
उन्होंने कहा कि इमाम खुमैनी का मानना था कि इस्लामी दुनिया बड़ी ताकतों को झुकाने की सलाहियत रखती है और ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, ये थी कुछ बड़ी खबरें जो मैंने आप तक ट्रांसपेरेंसी के साथ और कई पोर्टल्स के लिंक्स के साथ पहुंचा दिए। मैं 3-4 अखबार हमेशा आपके सामने रखता हूं हर खबर पे, ताकि आपको तस्दीक हो जाए, आप पढ़ लें लिख लें। उसके बाद भी बहुत से लोग हैं नहीं समझते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कि कहाँ से लाते हो, झूठ है सच। तो पढ़ा करो, इक़रा पढ़ा करो, यही कहूँगा। और सब लोग आप लोग पढ़ाइए अपने बच्चों को। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये BA BSc करवाना छोड़ दीजिए, BBA करवाना छोड़ दीजिए, AI में भेजिए। आगे यही सब की जॉब खाने वाला है, तो फिर इसी को डेवलप करने वालों की फ़ौज बनाइए और बाकी वकालत करवाइए। अगर आपकी तथा है तो फिर डॉक्टर बनाइए। ये चीज़ें रिप्लेस नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।